एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य किया। तो आपको सीक्वेंस जमाना है कि कौन से कलचुरी शासक थे जिन्होंने रतनपुर से राज किया। यहाँ पास कलचुरियों की दो शाखा थी, एक थी रायपुर में और दूसरी थी रतनपुर में। ठीक है, तो आपको यहाँ पास रतनपुर वाली शाखा की कलचुरियों का सीक्वेंस आपको बताना है। तो जो आपको याद आ रहा होगा कि जो पहला था, जो प्रथम होते हैं वो पहले राज करते हैं। अब द्वितीय तो ये तो दोनों बाद में आए रहे होंगे, है ना। अब प्रतापमल अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो आप या तो गैस कर सकते हैं या तो आप थोड़े से मतलब ट्रिक करके आप इसका आंसर लगा सकते हैं। जैसे प्रतापमल था वो इन सब के बाद लास्ट में आया था, है ना। तो प्रथम कौन होगा? जाजलदेव प्रथम। अब आपको इसमें से देखना है कि जाजलदेव प्रथम कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो हमको ऑप्शन नंबर डी में ये दिखाई दे रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1 4 2 3। अब उसके बाद आप बाकी देख सकते हैं। 4 रत्नदेव द्वितीय, फिर तीसरे नंबर पे आएगा पृथ्वीदेव द्वितीय और लास्ट में आएगा प्रतापमल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। आपको यहाँ पर सही जोड़ी मिलान करना है। एक साइड आपको शासक दिए गए हैं और उनके कार्य दिए गए हैं। यहाँ पर पहला जो शासक है वो है कमलराज। तो कमलराज से रिलेटेड आपको कार्य देखने हैं। तो कमलराज ने उत्कल राज्य पर आक्रमण किया था, तो ए का 4 हो जाएगा। फिर आप जाएंगे ऑप्शन पे, जो हमारा एलिमिनेशन मेथड रहता है, जो हम इसी का इस्तेमाल ज़्यादातर करेंगे। तो सी और डी। अब हमको ये दोनों में ए का 4 दिख रहा है। अब इन दोनों में हमको आंसर निकालना है कि सही आंसर कौन सा है। अब उसके बाद हम चलते हैं, दोनों सेम हो गए है ना, ए का 4 4। फिर हम नेक्स्ट में चलेंगे जाजलदेव प्रथम। तो जाजलदेव प्रथम ने कौन सा कार्य किया था? चक्रकूट, जो बी का आएगा फर्स्ट। चक्रकूट के राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया था। तो फिर आपको दिख रहा है बी का फर्स्ट दोनों में, तो फिर हमको दिख रहा है सी में बी का फर्स्ट दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्न में से किस स्थान से थे? तो आपको महसमती याद आ रहा होगा। महसमती एक स्थान, नगर की स्थापना की थी। वहीं से फिर आइए आगे चलते गए और वहाँ से ये कलचुरी मूलतः हमारे यहाँ से लास्ट में कलिंग राजा आए। ठीक है, तो कहाँ से? ये महिष्मती से थे। क्वेश्चन है, कलचुरी शासकों एवं उनके कार्यों के संबंध में असत्य कथन है। आपको यहाँ पर असत्य कथन की पहचान करना है कि जो नीचे दिए गए 3 शासक है और उनके द्वारा किए गए कार्य है, तो उनमें आपको असत्य कथन की पहचान करना है। ठीक है, तो ये पहला शासक है रत्नदेव प्रथम। इसके बारे में कहा गया है कि 1051 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना की, जो कि गलत है। दूसरा कथन है, पृथ्वीदेव प्रथम रतनपुर में समुद्र के समान विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। ये सही है, क्योंकि पृथ्वीदेव प्रथम ने ही रतनपुर में क्या है, सबसे बड़े तालाब का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इसका ये वाला जो कथन है पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में, वो क्या है? सही है। तीसरा कथन है हमारा, रत्नदेव तृतीय के बारे में चंद्रचूड़ मंदिर शिवरी नारायण का निर्माण कराया, तो ये गलत है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पहला और तीसरा गलत है, तो हमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें से 1 और 3 जहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन है। तो निम्नलिखित में से सही कथन, आपको कथन 1 2 3 में से आपको सही कथन की क्या करना है? पहचान करना है। पहला कथन है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। दूसरा कथन है, गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था। तीसरा कथन है, महाछपटली एक राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। तो ये हमारा जो पहला कथन है वो सही है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। तीसरा कथन भी हमारा सही है। अब जो दूसरा कथन है, आप अच्छे से यहाँ पर देखेंगे कि जो गांव का प्रशासन का प्रमुख होता था वो प्रधान नहीं होता था। प्रधान की जगह कौन होता था? ग्रामकूट ग्राम प्रधान होता था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर जो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 हमारे क्या है? सही। यहाँ पर सही कथन की पहचान करना है, ना कि असत्य कथन की। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कलचुरी कालीन अधिकारी गण एवं उनके विभाग को सुमेलित कीजिए। अब आपको यहाँ पर सुमेलित करना है कि कौन सा अधिकारी का कौन सा विभाग था। तो आप देखेंगे महाप्रतिहार
था वो था संचार विभाग का अधिकारी था। अब महाअध्यक्ष, अध्यक्ष जो होते हैं वो सचिवालय में होते हैं। तो आप देखेंगे डी का 3। पहले तो आप कोई भी इसमें से, जैसे मैंने कहा एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, आपको हर जगह एलिमिनेशन मेथड ही लगाना है ज़्यादातर क्वेश्चन में। जैसे महाप्रतिहार का 2 आया, ठीक है, तब देखना है ए का 2 किस में है। फिर अब हमको यहाँ पास ऑप्शन नंबर बी और डी में ए का 2 दिख रहा है। अब हम फिर यहाँ पास कन्फ्यूज़ हो जाएंगे क्योंकि दोनों में से हमको एक ही आंसर हमको मिलेगा, है ना। फिर हमको नेक्स्ट में चलना है, तो बी का फिर से हमको मिलता है 1। फिर उसके बाद आगे चलना है, तो जैसे महामंत्री सी और डी में, तो चलो मुझे आ रहे महाअध्यक्ष के बारे में पता है कि वो सचिवालय का प्रमुख होता है, तो डी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम देखेंगे इसमें से डी का 3 किस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा डी का 3 आया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन है। पहला कथन है कलचुरी शासक कल्याण साय ने छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था की शुरुआत किया था। दूसरा कथन है प्रदेश में कुल 36 गढ़ था और प्रत्येक गढ़ में 84 गांव होते थे। तीसरा कथन है प्रत्येक गढ़ के अधीन 7 बरह, जो अलग अलग पद थे, उनके नाम थे बरहो होते थे, है ना। प्रत्येक गढ़ के अधीन 7 बरहो होते थे और बरहो के प्रमुख पटेल कहलाता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो कथन नंबर 3 है वो गलत है, क्योंकि जो बाकी तो सब सही है। कलचुरी शासक कल्याण साय ने छत्तीसगढ़ में ही क्या है गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की थी, और यहाँ पर क्या है दूसरा कथन में 36 गढ़ थे, ये भी सही है, और यहाँ 84 गाँव में, इसमें 84 गाँव होते थे। तीसरा कथन है कि ये 7 बरहो होते थे प्रत्येक गढ़ में, और बरहो का जो था वो पटेल था, तो यहाँ पर से पटेल ना होकर इसका जो प्रमुख होता था वो होता था दाऊ। कौन होते थे इसके प्रमुख? दाऊ होते थे। आप जैसे आज भी गांव में जाएंगे तो आप सुनेंगे कि किसी के घर को गौटिया के घर बोलते हैं, किसी के घर दाऊ के घर बोलते हैं। तो ये सब अपने उस टाइम के, उस ज़माने के सब अलग अलग पद में प्रमुख होते थे, या कोई उस गांव का प्रमुख होता था, जो उसके अंडर बहुत सारे गांव आते थे या बरहा आते थे, है ना। तो ये उस टाइम क्या था, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, कथन नंबर 3 गलत है, और हमको सही कथन की पहचान करना है, तो इसमें केवल 1 और 2 क्या है सही आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर में स्थित नहीं है कहा गया है, ठीक है। निम्न में से कौन सा गढ़, तो इसका राइट आंसर जो है आप देखेंगे कि कलचुरी कालीन गढ़ व्यवस्था में आप सिलेबस में देखेंगे या आपके पास नोट्स होगा, तो इसमें से शिवनाथ नदी के 18 गढ़ थे, है ना। उत्तर में 18 गढ़ और दक्षिण में 18 गढ़। तो उसी में से पूछा गया है कि उत्तर में कौन सा स्थित नहीं है, मतलब शिवनाथ नदी के उत्तर में ऊपर साइड कौन सा स्थित नहीं है। तो इसमें है सिंगारपुर, इसका आंसर आएगा। क्योंकि आपको हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना पूछ के इसी के जैसा कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा उत्तर में स्थित है, या इन चारों की जगह कोई दूसरा ला के दे दे आपको, है ना। 18 छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ में आपको कोई भी सा 4 ला के रख सकते हैं यहाँ पास ऑप्शन में। क्योंकि सिंगारपुर है वो शिवनाथ नदी के उत्तर दिशा में है, ना कि जो सिंगारपुर है वो शिवनाथ नदी के दक्षिण दिशा में है, ना कि उत्तर दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से मेघवंश के किन शासकों का सिक्का इस राज्य में प्राप्त हुआ है। तो हमको मेघवंश के इसमें सारे जो शासक हैं उनका सिक्का प्राप्त हुआ है, सत्यमेघ, मेघश्री और विमेघ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोरमदेव मंदिर के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। फिर से यहाँ पर आपको असत्य कथन का चयन करना है भोरमदेव मंदिर से रिलेटेड। तो पहला कथन है भोरमदेव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में लक्ष्मण देव राय द्वारा कराया गया, ये पहला कथन है वो सही है। दूसरा है उसकी जानकारी गोपाल देव के पुजारी पाली शिलालेख से मिलता है, ये भी सही है। कथन नंबर सी है यह मंदिर द्रविड़ शैली में बनाया गया है, ये कथन गलत होता है क्योंकि ये जो मंदिर है वो नांगर शैली में बनी है। और चौथा कथन है कि इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, तो ये भी सही है। तो हमको असत्य की पहचान करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है नांगर शैली में बनाया गया है, ना कि द्रविड़ शैली में। आपको याद रखना है कि उत्तर भारत के जितने भी है लगभग मध्य भारत तक जितने भी मंदिर होते थे, या तो आप उत्तर भारत कह सकते हैं, उत्तर भारत में जो मंदिर की शैली होती थी वो नांगर शैली होती थी। कौन सी शैली होती थी? नांगर शैली। और जो दक्षिण भारत की जो मंदिर निर्माण की शैली होती थी वो होती थी द्रविड़, और जो मध्य भारत की निर्माण की शैली होती थी मंदिर निर्माण की वो होती थी बेसल शैली। ये आपको तीनों शैली अलग अलग याद रखना है। और उस टाइम नांगर शैली के मंदिर ज़्यादातर होते थे या तो दक्षिण में द्रविड़ शैली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 में आपको एक साइड मंदिर दिया गया है और दूसरे साइड आपको निर्माणकर्ता दिया गया है, आपको इसमें मिलान करना है। फिर से आपको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आपको मिलान करना है। अगर आपको पता है कि इसका आंसर, जैसे लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, इसे कौन से शासक ने बनाया था या कौन से वंश में यहाँ बनाया गया है,
तो जैसे मुझे याद आ रहा है कि आप जैसे छत्तीसगढ़ के मैप बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि कौन सा राजवंश या कौन सा वंश, क्षेत्रीय वंश, जो कौन सी दिशा में राज कर रहा था। जैसे आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने क्या किया कि जैसे आप जैसे हो सकता है कि आपने मैप बनाया होगा, जब आपने छत्तीसगढ़ का मैप बनाया तो आपको मैप बनाया तो आपने आपने जैसे इधर क्या था, कवर्धा साइड था फनी नागवंश, है ना, और छिंदक नागवंश किधर थे, बस्तर साइड छिंदक नागवंश थे, कलचुरी रतनपुर में थे और रायपुर में थे, पांडु वंश भी यहीं पास थे आसपास, है ना। तो आपको ऐसे करके आपको यहाँ पर मैच करना है। जैसे मुझे याद आ रहा है कि जो कवर्धा में, जैसे मुझे मंदिर किसने बनाया ये याद नहीं आ रहा है, भोरम देव का मंदिर, ठीक है, लेकिन वो कवर्धा में है। अब कवर्धा के साइड कौन सा वंश था, तो मुझे याद आ रहा है फनी नाग वंश, है ना, बी का फर्स्ट। अब यहाँ पास मैं ऑप्शन में देखता हूँ कि कहीं बी का फर्स्ट है क्या, तो हमको सी में और डी में हमको मिल जाता है। अब इन दोनों में क्या है, सेम दिया है, अब इनमें एलिमिनेशन करना पड़ेगा। अब मैं याद करता हूँ कि जैसे 4, अब यहाँ पास हमको लक्ष्मण मंदिर का ऑटोमेटिक हमको मिल जाता है कि ए का क्या हो जाता है 4, पांडुवंशी ने क्या किया, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये तो दोनों ही ऑप्शन में सेम है। अब हमको सी और डी में सही आंसर चुनना है। तो हम डी की बात करते हैं, जैसे हम सी की बात करते हैं, शिव मंदिर बारसूर का किसने बनाया था, शिव मंदिर बारसूर का, तो ये था छिंदक नागवंश ने। बारसूर कहाँ है, बस्तर में एरिया है। तो फिर मैं वही बताया ना, मैप के थ्रू आपको बताया कि ये है छत्तीसगढ़ है, तो फिर ये छत्तीसगढ़ में यहाँ पास बस्तर वाले क्षेत्र में बारसूर है। और इस क्षेत्र में ही क्या था कि शिव मंदिर निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा, छिंदक नागवंश के द्वारा, ठीक है। तो अब हम आपको देखना है सी का 2 मैच करना है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। अब आपको एक साइड उपाधि दिया गया है और दूसरे साइड शासक दिए गए हैं, तो इन दोनों को आपको मैच करना है कि किनकी उपाधि कौन से शासक को मिली थी, कौन सी उपाधि। तो आपको याद आ रहा होगा कि महाशिवगुप्त गुप्त चतुर्थ है या सेंट ऑफ जेरूशलम, किसे मिला था ये, सेंट ऑफ जेरूशलम, रुद्र प्रताप देव को। इन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की थी और अंग्रेज़ों द्वारा ही इन्हें सेंट ऑफ जेरूशलम की उपाधि दी गई थी। तो अब आप देखेंगे कि बी का फर्स्ट यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन में दिख रहा है, ए में और सी में। अब इसमें से आप दोनों को सही आंसर निकालना है। तो जैसे त्रिलिंगाधिपति की बात करें तो डी का जो है वो, डी का क्या आ जाएगा हमारा, महाशिवगुप्त चतुर्थ को त्रिलिंगाधिपति कहते थे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर देखते हैं, डी का 4 आएगा। तो ए और बी में हमारा आंसर दिख रहा है हमको, डी का 4, सी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाता है सी। और बाकी आप मैच कर लेंगे, बी का क्या हो जाएगा, बी का तो फर्स्ट पर जो हमारा ए का है वो हो जाएगा 2, पांडुवंशी शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। और सी का हो जाएगा हमारा 3, भोगवती पुरेश्वर शासक छिंदक नागवंशी थे शासक, ये उपाधि धारण करते थे। परम भागवत की उपाधि पांडुवंश में आप कह सकते हैं कि उस टाइम पांडुवंश की तरह महाभारत हुआ था और उस टाइम महाभारत में भगवत गीता का ज्ञान दिया गया था, तो इसलिए वो परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। ऐसे ट्रिक से आप याद भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। अब आपको एक साइड शासक दे दिया गया है और दूसरी साइड स्थापत्य दिया गया है। तो आपको जैसे याद आ रहा होगा कि रामचंद्र देव ने ही छेरकी महल बनवाया था, तो बी का 2 आएगा। अब देखेंगे ए और बी में ये हमको दिख रहा है बी का 2। अब इसमें से हमको पता करना है कि कौन सा इसका आंसर है। धारावर्ष ने क्या बनाया था, धारावर्ष ने शिव मंदिर बारसूर का निर्माण किया था। अब आपको ए में कहीं ए का 4 दिख रहा है, तो आपको बी में ए का 4 दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप मैच कर लीजिएगा। अगर आप, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर आपको 2 आंसर भी मिल रहा है या एक के जरिए। जैसे यहाँ पास हमको जैसे हमने देखा कि यहाँ पास बी और जैसे बी का 2 था तो हमको ए और बी में मिल गया, लेकिन बी का 2 एक ही में रहता, एक ही ऑप्शन में, तो हम इसी को सही आंसर लेके आगे चले जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मैच करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक साइड आपको राजवंश दिया गया है, एक साइड आपको शासक दिया गया है, तो आपको बस मिलान करना है। अब कलिंग राज तो आपको पता है कि कलचुरी वंश के थे। अब सी का 4 आपको दिख रहा है, बहुत सारों में आपको दिख रहा है सी का 4, क्योंकि ये सब मोस्टली ये सब पता रहता है। जो कलचुरी वंश है वो तो सब याद कर लेते हैं अच्छे से, लेकिन आज आपको फनी नागवंश दे दिया गया है, कांकेर का सोमवंश है, छिंदक नागवंश है, जो अक्सर हम इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, है ना। तो फिर ये सब आपको एटलीस्ट आप इसका डिटेल नहीं पढ़ सकते, जो इम्पोर्टेंट वंश है उनका तो आप सारा डिटेल पढ़ते हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे फनी नागवंश, कम से कम उसको छोड़ने की जगह थोड़े से राजा का सीक्वेंस याद कर ले, या वो कौन से वंश के थे वो याद कर ले। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी।
तो जैसे हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है कि हम देखते हैं कि ए फनी नागवंश, तो फनी नागवंश का जो था अहिराज था, तो ए का 3। तो हम देखते हैं कि ए का 3 कहाँ मिल रहा है हमको, ए का 3 हमको सबसे पहले तो सी तो सही था, तो हमारा जो इसका आंसर होगा सी में 4 आएगा और ए में 3 आएगा, तो इसका आंसर जो हो जाता है हमको ये ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में स्थित शिवनाथ नदी के उत्तर में शामिल गढ़ों में शामिल नहीं है। अब आपको फिर से उसी टाइप के क्वेश्चन आ गए कि शिवनाथ नदी के उत्तर में जो है वो शामिल नहीं है, तो कौन सा शिवनाथ नदी के उत्तर में शामिल नहीं है आपको बताना है। अगर आपको याद आ रहा होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, मैं तो अभी बताऊंगा ही, लेकिन आप भी अपना आंसर या तो आप प्रैक्टिस कीजिए, अपना एक बार आप अपने पास कॉपी रखिए और क्वेश्चन 1 करके उसका ऑप्शन बी देखिए, अपने से हो सकता है आप मेरे से पहले आंसर लगा सकते हैं, इसका आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या गया है कि छत्तीसगढ़ में स्थित शिवनाथ नदी के उत्तर में शामिल गढ़ जो थे है ना, कलचुरी कालीन छत्तीसगढ़ में बटा हुआ था है ना, शिवनाथ नदी के ऊपर उत्तर में 18 गढ़ और नीचे दक्षिण में 18 गढ़ थे। तो उसमें से आपको उत्तर में कौन सा शामिल नहीं है, उत्तर मतलब जैसे ये शिवनाथ नदी है तो ऊपर की साइड कौन सा शामिल नहीं है, ये दिए गए ऑप्शन में से। तो इसमें से जो है टेगनागढ़ और लवन जो क्या है शामिल नहीं है, तो 4 और 5, तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो 4 और 5 इसका आंसर होता है। मातिन, सेमरिया और उपोड़ा हमारे शिवनाथ नदी के उत्तर में शामिल स्थित 18 गढ़ों में से है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे गढ़ों से आप देखना कि क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है इसी टाइप के कि कौन सा गढ़ शामिल है या नहीं है करके। तो आपको ये सारी चीज़ें, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारे आपको याद रहने चाहिए। लिखित छिंदक नागवंशी शासकों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इसको सीक्वेंस में जमाना है। ठीक है, तो पहला कौन था ये आपको बताना है, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था और चौथा कौन था, और कौन से फिर से मैंने कहा कि यहाँ पर फिर से छिंदक नागवंशी शासक आ गए। कम से कम आप डेट याद नहीं हो रहा है, टाइम पीरियड याद नहीं हो रहा है, तो कम से कम उनका सीक्वेंस आपको याद हो रहना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट जो वंश है उसका तो सारा कुछ आपको याद रखना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कम याद रखना है, एटलीस्ट उसके जो राजा थे वो याद कर लेना। आपके यहाँ पास अगर जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उसके लिए इंग्लिश में यहाँ पास दिया गया है, तो आप यहाँ पास भी अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पास इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सीक्वेंस करने की कोशिश करते हैं, अरेंज करते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है 65 का। तो पहला तो आया था मधुरांतक देव। ठीक है, तो आपका फर्स्ट कहीं दिख रहा है, अब हमको ए और बी में दिख रहा है। दूसरा सोमेश्वर देव प्रथम आया था। तीसरा था वो कन्हर देव आया था, कौन आया था, कन्हर देव। और चौथा जो आया था वो जैसी प्रथम आया था। प्रथम मधुरांतक, दूसरा रोमेश्वर, तीसरा कन्हर और चौथा जैसी है। तो 1 2 4 3 आपको ये सीक्वेंस दिख रहा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी 1 2 4 3, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा काकतीय शासकों की राजधानी रही है। आपको जो जो शासक इम्पोर्टेंट है ना, जो जो वंश इम्पोर्टेंट है उनकी राजधानी भी आपको याद रखनी है, जैसे काकतियों की राजधानी, कलचुरियों की राजधानी, वाकटों की राजधानी, नलवंशों की राजधानी, नलवंश पुष्करी है ना, वाकटाक थे एक साइड जिनकी कौन थी, नंदीवर्धन थी, फिर इनके भी युद्ध होता है, फिर उन्होंने वो पुष्करी को जला देते हैं, नंदीवर्धन को तहस नहस कर देते हैं। तो ये आप सबको ये स्टोरी याद रहना चाहिए, क्योंकि ये स्टोरी के थ्रू ही हमको ये सारे तथ्य है या कोई फैक्ट है ये सब याद रहता है। तो अब देखेंगे जब वो आए थे तो मंदोता उनकी राजधानी रही है, चक्रकोट भी थी, बस्तर भी थे, लेकिन बारसूर था वो उनकी राजधानी नहीं रही थी। बारसूर के जगदलपुर था उनकी राजधानी। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा 1 2 3, तो हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आपको सत्य कथन की पहचान करना है। पहला कथन है तहनका पार से प्राप्त ताम्रपत्र में भोपदेव के पुत्र सोमराज तथा सोमराज के पुत्र पंपराज का उल्लेख है। दूसरा कथन है तहनका पार ताम्रपत्र में पंपराज देव द्वारा ब्राह्मण गंधर के को जयप्रा एवं चिखली ग्राम देने का उल्लेख है। तीसरा है तहनका पार ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि भोपदेव के समय कांकेर के सोमवंशी राज्य के 3 शाखाएं हो गई थी। यहाँ पर हमको
तहनका पार से जो ताम्रपत्र मिला है उसमें से 3 जानकारी मिल रही है, तो उनमें से सत्य कौन कौन सा है वो बताना है। इसे पहली जानकारी क्या मिली है कि भोपदेव के पुत्र सोमराज तथा सोमराज के पुत्र पंपराज का उल्लेख है। दूसरे क्या बोल रहा है कि जो पंपराज थे उसके द्वारा ब्राह्मण गंधर को जयपरा एवं चिखली ग्राम देने का उल्लेख है। तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण का नाम गंधर नहीं था, ब्राह्मण का नाम क्या था, लक्ष्मीधर था। तो ये हमारा जो कथन है वो गलत हो जाता है। तीसरा क्या बोल रहा है कि भोपदेव के समय कांकेर के सोमवंशी राज्य के 3 शाखाएं हो गई थी अकॉर्डिंग टू तहनका ताम्रपत्र। तो फिर इसमें जो आंसर है ये सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन केवल 1 व 3 यह है, दूसरा निर्माणकर्ता दे दिया गया है, तो आपको इसमें मैच करना है। तो पहला चंद्रादित्य सरोवर, बत्तीसा मंदिर, विशाल गणेश प्रतिमा और नारायण पाल का विष्णु मंदिर। तो जस्ट अभी आपको याद आ रहा होगा कि नारायण पाल का विष्णु मंदिर सोमेश्वर देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। तो हम देखेंगे कि डी का फर्स्ट अगर कहीं पास दिख रहा है क्या ऑप्शन में, डी का फर्स्ट, तो वही हमारा क्या हो जाएगा 68 का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमको दिखा है डी का फर्स्ट ऑप्शन नंबर बी में, तो ये हमारा क्या है राइट आंसर है। बाकी आप देख सकते हैं बत्तीसा मंदिर बनवाया था गंग महादेवी ने, है ना, बी का क्या है 3। विशाल गणेश जी की मूर्ति बनाए थे बांसुर में है, आप जाएंगे घूमने तो देखेंगे कि वहाँ विशाल गणेश मूर्ति है। और चंद्रादित्य सरोवर चंद्रादित्य द्वारा बनाया गया था, तो इसका अकॉर्डिंग हमारा आंसर बी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से आपको सत्य कथन का पहचान करना है। प्रथम कथन है काकती वंश की प्राचीन राजधानी काकतीपुर था। दूसरा, अन्नम देव ने अपनी राजधानी चक्रकोट को बनाया। तीसरा, दिक्पाल देव ने अपनी राजधानी बस्तर से चक्रकोट स्थानांतरित किया। चौथा, दलपत देव ने अपनी राजधानी जगदलपुर में बनाया। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है, तो हम देखते हैं कि पहला जो कथन है वो सही है, काकती वंश की प्राचीन राजधानी काकतीपुर था। अन्नम देव की अपनी राजधानी चक्रकोट को बनाया, ये यहाँ पर गलत हो जाता है। अन्नम देव ने अपनी राजधानी चक्रकोट के बजाय चक्रकोट को नहीं बनाया था, उन्होंने अपनी राजधानी मंदोता को बनाया था, तो ये गलत हो जाता है। फिर इसके बाद तीसरा जो है वो भी गलत है, दिक्पाल ने अपनी राजधानी बस्तर से चक्रकोट स्थानांतरित नहीं किया था, उन्होंने चक्रकोट से बस्तर स्थानांतरित किया था। यहाँ पर जस्ट अपोजिट आ जाएगा, चक्रकोट से बस्तर स्थानांतरित किया था। और जो चौथा है वो सही है, दलपत देव ने अपनी राजधानी जगदलपुर में बनवाया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होना चाहिए 1 और 4, तो ऑप्शन में दिख रहा है डी। ठीक है, 69 का डी। यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2, जिसमें आपको सही या गलत का पहचान करना है। ठीक है, इनमें से सही क्या है, कथन 1 या कथन 2। तो आपको इसमें से पहला कथन बोल रहा है दलपत देव के शासनकाल में प्रथम भोसला आक्रमण नीरू पंत ने किया था, ये सही है। दूसरा जो कथन है कि दलपत सागर का पूर्व नाम भूपदेव ताल था, जिसका निर्माण दलपत देव ने करवाया था, तो ये गलत है क्योंकि दलपत सागर का पूर्व जो नाम था वो था भोपाल था। ठीक है, भोपाल ताल था, ना कि भूपदेव ताल था। तो हमारा कथन जो सेकंड है वो गलत हो जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग केवल कथन फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कलचुरी शासक बहारेंद्र साय के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो बहारेंद्र साय ने जिन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, कोसगई लाया था ना उन्होंने अपनी राजधानी, तो उसके बारे में असत्य कथन की पहचान करना है, ना कि सत्य कथन की, तो ये तो सही है। दूसरा क्या है कि महामाया मंदिर के सभागृह का जीर्णोद्धार करवाया, ये भी सही है। रतनपुर के गज किला का निर्माण करवाया, ये गलत है क्योंकि रतनपुर के गज किला का निर्माण बहारेंद्र साय ने नहीं करवाया था, इसका निर्माण करवाया था रतनदेव प्रथम ने। और चौथा जो है सैन्य सहयोग के बदले बिसई ठाकुर बिंजवार को सोना खान चित्र जमींदारी सौंपी थी, ये भी सही है हमारा। तो ये हो सकता है आपको ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि बहारेंद्र साय ने कौन से जमींदारी किसे सौंपी थी, या सोना खान क्षेत्र की जमींदारी कौन से जनजाति को सौंपी थी, तो बिंजवार हो सकता है, किसे सौंपी थी बिसई ठाकुर हो सकता है। तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी कालीन प्रमुख मंत्रियों को उनके विभागों से सुमेलित कीजिए। अब हमको विभागों से सुमेलित करना है, तो जैसे मुझे याद आ रहा है, मैं एलिमिनेशन, आपको पता है कि हम एलिमिनेशन के थ्रू ही ज़्यादा आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। डी का जैसे महासंधि विग्राहक है, तो संधि जो कौन करता है विदेश में, जैसे विदेश में हमारे विदेश मंत्री या विदेश दूत भेज देते हैं, है ना, हमारे यहाँ के विदेश कोई जैसे अमेरिका में यहाँ भारत का दूत होगा,
तो ये सब क्या है, संधि विग्रह विदेश विभाग दिखेगा। तो संधि विग्रह का 3 आ जाता है, विदेश विभाग डी का 3। तो हम देखते डी का 3। अब हमको डी और ई में हमको आंसर लेना है, क्योंकि डी का 3 तो हमको पता है, श्योर है। अब हमको बाकियों के देखना है। तो यहाँ पर सी का पुरोहित जो होते धार्मिक कार्य करते, तो सी का 4। तो सी का 4 है, वो हमको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाता है। तो इसका आंसर जो होगा, राइट आंसर वो होगा ए। बाकियों को आप मिला के देख सकते हैं। महाप्रात किसको बोलते हैं? महाप्रात राजस्व विभाग के बोलते हैं। बी का महाप्रतिहार संचार विभाग को बोलते हैं प्रतिहार। ठीक है, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे, रटना पड़ेगा। आप जैसे भी रटे ट्रिक के माध्यम से, या आपको जो भी आपको आपके साइड से बन पाता है, आप सब से इसको रट डालें, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा लगातार कंटिन्यू ये ना क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में नलवंशी शासक अर्थपति को महेश्वर, महासेनापति, सृष्टि, राज्य विभव आदि विरुद्धों से विभूषित किया गया है? रिद्धिपुर, राजिम, पोड़ागढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो है वो आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो सारे जो है उपाधि जो है उनका वर्णन हमको मिलता है केसरी बेड़ा ताम्रपत्र में। ठीक है, कौन से? केसरी बेड़ा ताम्रपत्र में ये हमको सारी उपाधियाँ मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, रत्नदेव तृतीय के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो पहला कथन है, रत्नदेव तृतीय जगत देव एवं रानी सोमल्ला का पुत्र था। दूसरा है, खरौज शिलालेख से रत्नदेव तृतीय के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा कथन है, रत्नदेव तृतीय ने रतनपुर के पुरारात्रि शिव मंदिर का निर्माण करवाया। चौथा है, 1180 से 1195 ईस्वी का शासनकाल रत्नदेव तृतीय का था। तो इसमें से आपको सत्य कथन की पहचान करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा फर्स्ट और सेकंड, बाकी जो है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर इसका जो शासनकाल था वो 1178 से 1198 ईस्वी के मध्य था। तो चौथा गलत हो जाता है, ए गलत हो जाता है, डी गलत हो जाता है। और हमारा क्या है, फर्स्ट और सेकंड सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक साइड आपको वंश दिया गया है, दूसरी साइड आपको शासक दिया गया है। तो आपको इसमें मैच करना है। नल वंश, सरपपुरी वंश, पांडु वंश, काकती वंश। तो इसमें से राइट आंसर आपको याद आ रहा होगा कि पांडु वंश का तिवर देव, पांडु वंश में तिवर देव थे। तो सी का 4 हम देखते हैं। फिर हमको यहाँ से हमको आंसर भी मिल जाता है बी, इसका राइट आंसर भी इसके अकॉर्डिंग हमको मिल गया। बाकी हम मैच करके देख लेते हैं कि नल वंश का शासक वृषध्वज था, सरपपुरी का दुर्गराज था, और पांडु वंश का तिवर देव, और काकती वंश का नारायण देव। अगला क्वेश्चन है कि आपको कथन दिए गए हैं, उसमें से आपको ऑप्शन लेना है सही आंसर। कथन पहला बोल रहा है कि देवपाल नाम मोची द्वारा खल्लारी में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया। दूसरा कथन है, जगपाल नामक सेनापति द्वारा राजिम के विष्णु मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। तो इसके जो दोनों ही आंसर क्या है वो सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइड आपको दिया गया है नगर स्थापना, दूसरी साइड दिया गया है शासक। तो रामचंद्र देव द्वारा रायपुर बसाया गया था, डी का 4। तो सी और डी में आप एलिमिनेट करना है आपको। प्रसन्न मात्र द्वारा मल्हार, प्रसन्न होके मल्हार रायपुर की स्थापना कर दी। इंद्रबल द्वारा खरौद। तो हम प्रसन्न मात्र देखेंगे ए का 3, तो हमको सी और डी में ए का 3 मिल रहा है हमको ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है वो राइट आंसर हो जाता है। 77 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कलचुरीकालीन पुलिस या न्याय व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य है? तो आपको यहाँ पर असत्य की पहचान करना है। दंडपासिक था वो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी था, ये सही है। दुष्ट साधक था वो पुलिस अधिकारी नहीं था, पुलिस विभाग का प्रमुख नहीं होता था। दुष्ट साधक मतलब यहाँ उसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो चोर को पकड़ने वाला था उसे दुष्ट साधक कहते थे। चाट या पुलिस संपत्ति की रक्षा हेतु, और भाट या सैनिक शांति व्यवस्था हेतु। तो ये तीनों सही है। गलत कौन है, हमको असत्य की पहचान करनी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आ जाएगा। यह चोर को पकड़ने वाला था, ना कि पुलिस विभाग का प्रमुख था। अगला क्वेश्चन है, मत्कु द्वीप का अन्य नाम केदार तीर्थ है। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड, मत्कु द्वीप से सोमवंशी कालीन स्थापत्य की प्राप्ति उत्खनन से हुई है। तो ये हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। ये हमको मत्कु द्वीप से सोमवंशी स्थापत्य की प्राप्ति
उत्खनन से हुई है, ये गलत है। हमको प्राप्ति तो हुई है लेकिन ये सोमवंश की ना होकर यह है कलचुरी कालीन के थे। जो प्राप्ति है वो कलचुरी कालीन था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टेटमेंट है वो सेकंड क्या है, गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इसमें से केवल कथन फर्स्ट सही है। 79 का क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। रायपुर के प्राचीनकालीन नामों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको इसमें सुमेलित नहीं है कहा गया है, तो इसका सतयुग में रायपुर को कहा जाता है कनकपुर, ये सही है। त्रेता युग में कंचनपुर, ये गलत है। और द्वापर युग में हाटकपुर, ये भी गलत है। ये जस्ट अपोजिट है। त्रेता युग में कहा जाता था हाटकपुर और द्वापर युग में कहा जाता था कंचनपुर। तो हमारा जो राइट आंसर है इसमें हमारी 2 और 3 क्या है, इसके राइट आंसर हो जाते हैं। 80 का क्या आएगा आंसर, 2 व 3। त्रेता युग में कहते थे हाटकपुर और द्वापर युग में कंचनपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। मड़वा महल के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो आपको मड़वा महल के संबंध में यहाँ पर असत्य कथन की पहचान करना है। पहला कथन है मड़वा महल का निर्माण 1349 ईस्वी में किया गया। दूसरा है मड़वा महल एक विष्णु मंदिर है जो विवाह का प्रतीक है। तीसरा है मड़वा महल में रामचंद्र देव ने रानी अंबिका देवी से विवाह किया। मड़वा महल शिलालेख महंत घासीदास संग्रहालय में संरक्षित है। तो इसका जो राइट आंसर है, मतलब असत्य की पहचान करें तो असत्य क्या है इसमें, मड़वा महल विष्णु जी का मंदिर है, ये हमारा गलत है। ये है शिव जी का मंदिर है। कौन सा है, शिव जी का मंदिर है, ना कि विष्णु जी का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आएगा। छिंदक नागवंशीय शासकों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, इस वंश का संस्थापक नृपति भूषण था। दूसरा, एररकोटा से प्राप्त तेलुगु शिलालेख से नृपति भूषण के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। छिंदक नागवंशी भोक्तिपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या है, तीनों ही हमारे इसका सही आंसर है, क्योंकि इनका प्रथम संस्थापक था वो नृपति भूषण था और इनके तेलुगु शिलालेख से इन नृपति भूषण के संबंध में हमको जानकारी प्राप्त मिलती है और ये भोक्तिपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। उस शासक का नाम बताइए जिसकी रानी का नाम कंचन कुंवर बघेलिन था, रथपति की उपाधि धारण। अब आपको रथपति से आपको याद आएगा, जब आप बस्तर का दशहरा पढ़ते हैं तो आपको पुरुषोत्तम देव की स्टोरी आपको पता होगी, है ना, कि जब वो गए थे तो 16 पहियों वाला रथ हमको पुरी के राजा ने दिया था, उड़ीसा के राजा ने, है ना, जब वो वापस आ रहे थे तो फिर यहाँ आने के बाद उसे बांट दिया गया अलग अलग पहियों के अकॉर्डिंग। तो आपको ये याद रखना है, जैसे आपने पकड़ लिया रथपति को उपाधि पुरुषोत्तम देव को मिला था, तो इसका फिर आंसर आपको, जैसे 3 कथन है, तीनों में से किसके लिए बोला जा रहा है, तो आप इससे भी, जैसे हमको उसकी वाइफ का नाम पता ना हो, रानी का नाम, तो वो भी हम ठीक है, लेकिन इन तीनों में से कोई भी एक याद है तो आप आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित राजवंशों को प्रशासन के क्रम में जमाइए। अब हमको यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन राजवंशों के प्रशासन के क्रम में जमाना है। तो पहला देखेंगे हमारा जो आएगा, पहला 2 नलवंश, ठीक है, पहला आएगा नलवंश। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है, हाँ, तो हमको दिख रहा है यहाँ पर सी। फिर आएगा पानवंश, फिर आएगा कलचुरी वंश, फिर छिंदक नाग वंश, फिर उसके बाद काकती वंश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो हमको इसमें सही आंसर पता करना है। पहला कथन है ये उपाधि त्रिकलिंगाधिपति जगत सिंह, तो वो कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के, तो ये हमारा सही है उपाधि, तो वो ये धारण करते थे जगत का सिंह। ज्ञाता थे 36 विधाओं के ज्ञाता थे। तीसरा, ये इसके कुल 4 शिवरी नारायण से सरखो, पारा गाँव और अकलतरा से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आश्रय, चंद्रग्रहण की गणना करने वाले करनाब को, तो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने करनाब तो पढ़ा ही नहीं है, हमने पद्मनाभ पढ़ा है ना, पद्मनाभ पढ़ा है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। फिर 5वां की बात करें, खिजिंग पर आक्रमण कर राजा हरबाहु को पराजित किया, ये भी सही है, और बंगाल के गौड़ राजाओं को पराजित किया, ये भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन जो होता है 4, वो होता है 4 नहीं आएगा, फिर बाकी सारे सही हैं। तो इसको अकॉर्डिंग हमारा राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी। को कल्याण सहाय के बारे में सही कथन बताना है, तो इन्होंने राजस्व की जमाबंदी प्रणाली व गढ़ व्यवस्था की शुरुआत की, यही हमारा पहला कथन है। दूसरा कथन है बही खाता व लेखा जोखा बजट प्रणाली की शुरुआत की, तो हमारा जो दूसरा कथन है वो गलत है और जो पहला है वो सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, केवल कथन फर्स्ट सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है।
अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कलांश आए थे वो कौन से वंश से संबंधित थे, और दूसरा जो है वो बही खाता व लेखा जोखा बचत प्रणाली की शुरुआत कौन से शासक ने की थी। ठीक है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन किस एक शासक से संबंधित है। आपको ताम्रपत्र, सिक्के और शामन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि इसका ये जो कौन से शासक को इंडिकेट कर रहा है सारा। ताम्रपत्र पेंड्राबंद, कोनारी, बेलाईगढ़ का ताम्रपत्र हो गया। बालपुर से सिक्के मिले हमको। दूसरे हमको सिक्के हैं तांबे के गोल व षटकोणाकार सिक्के जिसमें सिंह व कटार की आकृति है। चौथा इसके सामंत जसराज व यशोराज थे। तो आपको याद होगा कि जसराज व यशोराज किसके सामंत थे, ऐसे आपको सामंत भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग राजाओं के अलग अलग सामंत थे। ये है प्रतापमल के, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है, ये सारा जो कहा जा रहा है वो प्रतापमल के लिए कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, आपको कथन दिए गए 2 कथन, आपको बताना है इसका आंसर। काकती शासक पुरुषोत्तम देव ने बस्तर में रथ यात्रा प्रारंभ की जो गोछा पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। पुरुषोत्तम देव के शासनकाल में ही बस्तर क्षेत्र में मड़ई मेला की शुरुआत हुई। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों, तो इसका आंसर दोनों सही आएगा, क्योंकि पुरुषोत्तम देव काकती वंश से थे और इन्होंने बस्तर की रथ यात्रा की शुरुआत की और गोछा पर्व के नाम से जानते थे, और इन्हीं के टाइम से ही बस्तर में मड़ई मेला पर्व का शुरू हुआ। तो इसका क्या आएगा आंसर, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ आर्यों के संपर्क में आ गया था। आपको यहाँ पर उत्तर वैदिक की बात किया गया है, ना कि ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल की। तो आपको वैदिक और उत्तर वैदिक या ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक जिसमें ऋग्वैदिक के बाद जो और भी वेद आते हैं, हमारे पास 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो बाकी जो ऋग्वेद काल में जो हुआ, वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, इसलिए हम उसे वैदिक काल या ऋग्वेद काल कहते हैं। उसके बाद जब बाकी वेद की रचना हुई, इसलिए उसे उत्तर वैदिक काल बोलते हैं, ऋग्वेद के बाद होने वाली रचनाएं। उत्तर में वैदिक काल छत्तीसगढ़ आर्यों के संपर्क में आ गया था, ये सही है। दूसरा है, उत्तर वैदिक काल से ही इस अंचल की पवित्र भूमि में ऋषि मुनियों का आगमन हो चुका था, ये भी सही है। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ के लिए दक्षिण द्वीप शब्द का प्रयोग किया जाता था, ये हमारा गलत है, ठीक है। चौथा जो है, आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता का साक्ष्य छत्तीसगढ़ में उपलब्ध नहीं है। आदि ऐतिहासिक कालीन जो सिंधु सभ्यता है उसका साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये भी क्या है, सही है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या होगा, सत्य, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है, हमारा तीसरा गलत है, तो 1, 2, 4 सही है और तीसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन है, कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगपाल देव ने कन्हर देव द्वितीय को पराजित किया, इसकी जानकारी हमें किस ताम्रपत्र अभिलेख से होती है। तो इसको हमें सही आंसर बताना है, ठीक है। तो ये हमें कौन से आंसर से इसकी जानकारी प्राप्त होती है, 90 का आंसर जो है वो हमको कुरुषपाल अभिलेख से मिलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा कुरुषपाल अभिलेख। कचूरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगपाल देव ने कन्हर देव द्वितीय को पराजित किया, इसकी जानकारी हमको कुरुषपाल अभिलेख से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना का शुभारंभ 3 अक्टूबर 2023 को हुआ। इसके चयन की प्रक्रिया के लिए 10वीं में हमको 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रदेश में 146 विकासखंड मुख्यालय तथा 4 शहर रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा में कोचिंग सेंटर खोला जाएगा। ये हम कथन दिए गए हैं, इसमें से हमको सही बताना है। सही कूट का चयन करें तो 90 ठीक आएगा, 1 और 2, ठीक है। तो हमारा जो है पहला और दूसरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ युवा मितान योजना का शुभारंभ किया गया था। तो छत्तीसगढ़ युवा योजना मितान योजना का शुभारंभ किया गया था, वो कब किया था, 94 का आएगा, 7 अक्टूबर को 2023 को, 7 अक्टूबर 2023 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पत्रकार सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है, देश में छत्तीसगढ़ का स्थान है। तो इसमें देश का जो छत्तीसगढ़ का स्थान है वो है दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जनजाति को पर्यावरण अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर आएगा बैगा जनजाति को पर्यावरण अधिकार प्रदान किया गया है। गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ की वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव ने कौन सा पदक प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर आएगा स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, महुआ के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण एवं उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा बोर्ड का गठन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राज्य महुआ बोर्ड का गठन किया गया है। हमारे जो सीजी एंशियन और मेडाइवल हिस्ट्री है उसका जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे उसका लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम जो देखेंगे वो है हम
आधुनिक छत्तीसगढ़ इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे। तो धान खरीदी हेतु एंड्रॉयड ऐप है, तो वो धान खरीदी हेतु एंड्रॉयड ऐप का नाम है टोकन तुहर हाथ। ठीक है, क्या आएगा? टोकन तुहर हाथ है। आप जल्दबाजी में है, टोकन तुहर द्वार, टोकन ऐप, धनहा ऐप करके टोकन तुहर हाथ बोल रहा है। तो आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में बस इतना ही दोस्तों। हम आने वाली वीडियो में देखेंगे आधुनिक छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एमसीक्यू। आई होप आपको ये क्वेश्चन है वो समझ आया होगा, क्योंकि हम ये सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही है, जो आपको टेस्ट सीरीज़ के जैसे या आपको क्वेश्चन समझने में हेल्प कर रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप कैसे इससे राइट आंसर निकाल सकते हैं अगर आप किसी भी ऑप्शन में कन्फ्यूज़ है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।